बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छी तरह से सीखेंगे और इसके हर एक पार्ट्स को सोल्व भी करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, आपसे कहा है देन फाइंड, ये सारे इनको कहा जाता है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, तो A11, A21 ये सारे उन्होंने दिया हुआ, इनको आपने निकालना है। और साथ साथ आल्सो फाइंड ए का डिटर्मिनेंट आपने निकालना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका, जो कि 3/3 उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीन पिछले जो क्लासेस है उसमें हमने 2/2 का सीखा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 7, 2, 1, 4, तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं ये आप जानते ही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल जाते थे। ठीक, लेकिन 3/3 भी आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे किस तरह से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। उससे पहले यहाँ अगर मैं देखूँ तो A11, A21, A23 ये जो सारे एलिमेंट्स उन्होंने दिया हुआ है, इनके आपने को फैक्टर्स निकालना है। ठीक, तो को फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए आपने करना क्या है, इस चीज़ को अगर समझ लेना तो यकीनी बात है इसके हर एक एलिमेंट्स को, चाहे यहाँ जो दिया हुआ है वो निकाले या नहीं भी दिया हुआ हो, जैसे कि 2, 2, 2, 3 नहीं दिया हुआ है, A1, 2 नहीं दिया हुआ है, तो इनको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कहा जाता है रोस, जो कि आप जानते ही है, R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे और इसको R3। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे C1, C2, C3 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कहेंगे, है ना। तो इसका ये जो एलिमेंट है इसको हमने एक ख़ास जो नंबर से शो किया हुआ है, उसके लिए आपने याद रखना है कि ये जो पहला एलिमेंट है 1, ये रो को शो करते हैं और दूसरा एलिमेंट कॉलम को। ठीक, तो A11 का मतलब क्या है, पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट्स को A11 कहेंगे। और इसी तरह से पहला रो और दूसरा कॉलम 1, 2 और पहला रो तीसरा कॉलम यानी 1, 3। ठीक, और इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो तीसरा रो होंगे और यकीनन पहला कॉलम होंगे, तो इसके लिए 3, 1। इसी तरह से बाकी भी आप इजीली इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है इसका अगर आप को फैक्टर निकालेंगे, फर्ज करें अगर मैं इसके लिए कैपिटल करके A11 कहूँ, तो इसका को फैक्टर निकालने के लिए आपने करना क्या है, इस चीज़ को समझना है। ठीक, तो उसके लिए आपने ये जो है रो, इसके लिए हम I का नाम देते हैं और कॉलम के लिए J, समझ गए। तो ये I, J आपने नाम याद रखना है, तो उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं I, J निकालना चाहो, या A11, A21, A33 जो भी होना, कॉलम और रोज की बात हम कर चुके हैं, उसी तरह से आप पुट करेंगे। और इसके बाद आपने करना क्या है, -1 की पावर करके इन दोनों को आपने प्लस कर देने हैं। जो भी आपने एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने होना, उसके आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम के जो नंबर है उन दोनों को आपने प्लस करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, बाकी जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और ये छोड़ के ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, जो कि 2/2 का डिटर्मिनेंट हम जानते ही है। तो उसके लिए आपके बुक में MIJ कहा है, तो इसको आपने निकालना है। तो मैं जनरली अगर मैं लिखूं तो I + J करने के बाद आपने इसका बाकी जो बचेंगे उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, तो इस तरह से आप हर एलिमेंट के को फैक्टर को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको पहले निकालते हैं, इसके बाद एक डिटर्मिनेंट को इसी हिसाब से भी सोल्व करेंगे। और आगे जो सवाल आएंगे उसको हम डायरेक्टली आप प्लस माइनस प्लस करके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहले आपने निकालना क्या है, A11 निकालना है। तो उसके लिए हमने सीखा -1 की पावर जो भी यहाँ होंगे उन दोनों को आपने प्लस कर देने हैं। ठीक, इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, ये जो छोड़ के इसी के कॉलम और रो को छोड़ के बाकी जो बचेंगे उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, तो अगर मैं इस सवाल की तरफ आऊँ तो A = 1, 3, 1, -1, 2, 0, 2, 0, -2 दिया हुआ है। अब मैं A11 की बात करूँ तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचेंगे उसका आपने
डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, तो 2 0 0 2 0 -2 में लिख सकता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे A11 का। ठीक, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो -1 की पावर अगर इवन हो तो +1 होंगे, अगर ऑड हो तो -1 होंगे, ये आप जानते ही है आप इसका डिटर्मिनेंट। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होंगे और बीच में आप माइनस लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएंगे। तो आप देख सकते हैं -4 -0 -4 -4 ज़रब 1 -4 आपका आंसर होंगे, इसका कोफैक्टर होंगे। ठीक, इसी तरह से 1 और 2 1 दिया हुआ है तो इसके लिए -1 की पावर 2 + 1 कर देंगे और बाकी आप देख सकते हैं 2 1 कौन सा वाला है जो कि अभी हमने सीखा। 2 1 ये है ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है दूसरा रो और पहला कॉलम, तो इसको आपने देखना है। इसका ये रो और इसका ये जो कॉलम, इसको आपने स्किप करके बाकी जो बचेंगे वो आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 1 0 -2 आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की पावर इवन हो तो प्लस आएंगे, ओड है 2 + 1 मतलब 3, तो इसका मतलब -1 ही आएंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यकीनन 3 2 6 होंगे -6 और -1 0 0। ठीक, अब मैं लिख सकता हूँ -6 ज़रब -1 यानी +6, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं, A23 दिया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं A23 दिया हुआ है तो -1 की पावर 2 + 3 कर देंगे। इसके बाद 2 और 3, तो यकीनी बात है दूसरा रो और तीसरा कॉलम इसको आपने स्किप करके बाकी इनको आपने क्या करना है, लिख के इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 3 2 0 का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। ठीक, तो -1 की पावर 3 4 5 होंगे तो -1 ही आएंगे। इसके बाद इसको आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 ज़रब 0 0 -3 2 6, तो इसके लिए आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस यानी दोबारा 6 आ रहे हैं आपके पास आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 3 है, मतलब 3 1 दिया हुआ है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -1 की पावर 3 + 1 और 3 और तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो मतलब 1 2 3 और पहला कॉलम मतलब ये वाला होंगे। तो यकीनी बात है ये और इसको आपने स्किप करके बाकी इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 1 2 0 इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जल्दी से। तो यकीनी बात है -1 की पावर 4 तो 1 ही आएंगे। इसके बाद इसका अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो 3 0 0 और -2 1 2, तो इस तरह से आप देख सकते हैं -2 आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक, अगला करते हैं तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3 और 2, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इसको आपने स्किप करके बाकी 1 1 -1 0 आपने लिख देनी है। ठीक, तो यकीनी बात है -1 की पावर 3 + 2 करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मौजूद क्या दिया हुआ था 3 और 2, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम को अगर मैं छोड़ दूँ तो 1 1 -1 0 आएंगे। ठीक, तो 1 1 -1 0 इसका आपने डिटर्मिनेंट लेनी है। तो -1 की पावर 5 -1 और इसका अगर मैं सोल्व करूँ तो 1 0 0 और माइनस इंटू 1 ज़रब -1 -1, तो ये आपने ख्याल रखना है माइनस का साइन यूज लाजमन कर देनी है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 आपको आंसर दे रहे हैं। और इसी तरह आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कर दूँ तो -2 वाला एलिमेंट होंगे तो इसके लिए -1 की पावर 3 + 3 होंगे। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ बाकी का तो 1 3 -1 और 2 होंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए -1 की पावर 6 तो 1 आएंगे और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 1 2 माइनस इंटू -3 1 3 होंगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2 + 3 5 आपको आंसर मिल रहे हैं। इसका कोफैक्टर A33। ठीक, इसके बाद एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा है तो इसी हिसाब से हम निकालेंगे। बाकी जो सवाल है उनको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं तो वो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक, तो आल्सो फाइंड एक डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए आपका करेंगे क्या, ये हमने नाम दिया था स्मॉल A11 A12 करके। ठीक, तो ये नंबर आपने याद रखना है और यकीनन हमने अभी जो सीखा है A11 किस तरह से निकालेंगे तो इन दोनों को आपने यूज़ करके आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए यकीनन हम आगे जो सवाल आएंगे उसमें डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल जो फार्मूला आप
कह लीजिएगा, वो आपने याद रखना है। तो आप करेंगे क्या, या तो आप इस रो को भी आप एक्सपेंड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम को भी आप एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चाहे आप रो 1 को करें, रो 2 को करें, रो 3 को, या कॉलम 1 जो भी करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन इजीली हम जो सॉल्व करने के लिए यकीनन जल्दी से आपको आंसर मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, आमतौर पर रो 1 को एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो इसका रो 1 को अगर आप एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेंगे, A11 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है कैपिटल A11 से। ये हम अभी निकाल चुके हैं, A11 ये नंबर होंगे। ठीक, और इसके बाद आपने प्लस कर देनी है A12 को, रो को यकीनन आप कॉलम भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका यहाँ जो है A21 होंगे, और कैपिटल 21 आप मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। ठीक, तो ये आप फार्मूला इसी हिसाब से बनाएंगे, तो 1 2 होंगे। इसके बाद A13 और A13 आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक, तो A11 जो कि हमने अभी देखा 1 ही है। इसके बाद A11 निकालने के लिए हमने क्या करना था, -1 की पावर कर देनी थी 1 + 1, और इसके साथ साथ आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालने थे, इसका 1 रो और कॉलम को छोड़ के बाकी 2 0 0 -1 -2 का। ठीक, तो ये होते हैं A11। आप प्लस कर देंगे A12, तो ये है आपके पास A12, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 3, और इसका यकीनी बात है -1 की पावर भी आना चाहिए था A12, तो 1 + 2 ये आपने यहाँ लिखना है। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, A12 के लिए ये और ये छोड़ के बाकी -1 0 और 2 और -2 इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा, और इसके बाद +1 होंगे, और इसके साथ साथ इसको छोड़ के मैं बाकी जो है इसको मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट लूँगा -1 2 और 0 का। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। तो -1 की पावर 2 1 आएंगे, इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ तो -4 आएंगे, +0 में नहीं लिख रहा, आप लिखिएगा। तो प्लस होंगे 3 × -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, तो -1 होंगे, और इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लो तो माइनस माइनस प्लस होंगे, और 0 में नहीं लिख रहा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। और 1 के साथ आप -1 0 0 0 और -2 2 4 होंगे। ठीक, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो -4 यहाँ आएंगे, -3 2 6, और प्लस माइनस माइनस, तो मैं -4 इसे लिख सकता हूँ। अब ये सारे माइनस है तो यकीनी बात है प्लस करेंगे 6 10 14, और साइन आएंगे माइनस का। तो इस तरह से एक जो डिटर्मिनेंट है वो आपको आंसर मिल रहे हैं 14 -14। ठीक, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटीज। तो आपने करना क्या है, यहाँ इक्वालिटीज दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन है, तो यकीनन इक्वालिटी ही होंगे। तो इसको आपने सोल्व नहीं करना है, जिस तरह अभी हमने किया था ना, इसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट निकाल के सोल्व नहीं करनी है, डायरेक्ट आपने रीजन बताने हैं। तो उसके लिए आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो इसके अंदर मौजूद जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सारे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तो मैं हर एक सवाल को लेकर चलूंगा, और प्रॉपर्टीज को आपको प्रॉपर्टीज जो है ना इसको आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो पहला है आपके पास जो कि 1 2 0 और 3 1 0 -1 2 और 0, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होंगे। ये क्यों होंगे, ये आपने रीजन बताने हैं। ठीक, तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, जो रोज और कॉलम्स तो आप जानते ही है, तो रोज के एक रोज के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए ना, तो उसका पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक, जो कि हमने एक्सपेंड बाय R1 किया था ना, इसी तरह अगर इस सवाल में देखेंगे तो C2 जो है उसके सारे एलिमेंट्स 0 है। अगर हम एक्सपेंड C3 करेंगे ना, तो यकीनन 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह से सारे जो आंसर है वो 0 ही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो आपने ये याद रखना है कि चाहे एक रो चाहे एक कॉलम 0 होना, तो यकीनी बात है उसका आंसर जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होंगे। तो इसके लिए हम रीजन में लिख सकते हैं कॉलम 3 जो है उसके सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 ही होंगे। ठीक, आगे जो सवाल आएंगे मुश्किल सवाल, तो इस तरह से अगर 0 से नजर आए तो हम सिंप्लीफाई करने की बजाय डायरेक्ट रीजन लिख के इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो बाकी सवाल भी इसी तरह से आपने याद रखना है। तो पार्ट 2 है आपके पास
1 2 3 -8 4 -12 2 -1 और 3। तो इसमें अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो यकीनन आपने ये चीज़ याद रखना है कि अगर दो रोस या दो कॉलम सेम हो जाए ना, तो उस सूरत में आपका जो आंसर है या डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो आंसर है वो 0 आएंगे। ठीक, तो यकीनन आपने इसमें थोड़ा सा अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो R2 में अगर मैं -4 को कॉमन ले लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ जो R2 है यकीनन ये और ये इसको छोड़ के तो इसके अंदर आएंगे -2 व और -2 तो +2 हो जाएंगे, यहाँ आएंगे -1 और +3 हो जाएगा, जो कि आपके पास R3 है, दोनों बिल्कुल बराबर है। समझ गए? अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लूँ या बाहर ले लूँ तो यहाँ जो R2 और R3 बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होंगे। -4 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन इसका आंसर भी 0 ही आएंगे। तो इसके लिए पार्ट 2 के लिए मैं रीज़न लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, R2 जो है इसमें से अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, R3 के। तो मैं इस तरह से R3 लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस वजह से ये रीज़न है, इसका आंसर 0 आएंगे, डिटर्मिनेंट 0 ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3 1 3 2। तो अगर इन दोनों को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स जो है ना उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो दोबारा वही मैट्रिक्स बने, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट भी दोनों का सेम ही होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा वही जो मैट्रिक्स वो बने तो इसका मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम ही होंगे। तो हमने भी एक्सपेंड करके देखा ना कि रो 1 को एक्सपेंड किया था, रो C1 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आ जाऊं तो यकीनी बात है आपका आंसर सेम आनी थी, ये हम सीख चुके हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोज है एक दूसरे का, तो इस वजह से वो क्या होंगे, उसका डिटर्मिनेंट दोनों का सेम आएंगे। ठीक, तो transpose of each other are equal, so we can say that determinants is also इक्वल करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर आर इक्वल ये आप लिखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 4 जो कि 3 2 0 3 2 0 ये तो दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो राइट साइड पर -3 उन्होंने कॉमन लिया हुआ है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं -3 को C3 के साथ तो यकीनन ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, -3 को कॉमन लिया है, या कॉमन भी आप समझ सकते हैं या मल्टीप्लाई भी आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, -3 हैज़ बीन टेकन कॉमन फ्रॉम C3 करके मैं लिखूंगा। ठीक, तो जो मैंने बताया है वो आप लिखिएगा। इसके बाद अगला है आपके पास 5 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 1 0 -1 1 0 -1 3 2 1। तो इस साइड पर मैं जाऊं तो यकीनन 3 2 1 लास्ट में दिया हुआ है R3 में, और 1 -1 और 0 R2 में दिया हुआ है। तो यकीनन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, दोनों को अगर इंटरचेंज कर दूं तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं। ठीक, या यूं कहें कि R2 जो है R3 के बिल्कुल सिमिलर है। तो इसके लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये वाला। ठीक, तो इससे इस साइड का R2 और इस साइड का R3 दोनों सेम है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट भी सेम ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 6 जो कि 2 0 1 2 0 1। तो 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2। तो यकीनन R1 जो है और R3 ये दोनों सेम है। तो इसका आंसर जो भी आएंगे ना वो यकीनी बात है उसका सेम ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो 0 आएंगे, दोनों साइड पर है ना। या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो आगे हम सीखेंगे कि जो फॉर्म बनाने के लिए तो R3 इज मल्टीप्लाइड विथ 2 करेंगे, तो और इसके साथ साथ ऐड करेंगे R2 के साथ, तो इसका भी दोनों सेम आएंगे। तो ये चीज़ हम आगे करने जा रहे हैं, तो वो हम आगे मज़ीद सीखेंगे। ठीक, तो इस वजह से ये बराबर होंगे, या आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो मैंने ये एक लेट किया है A1 1 8 1 2 करके स्मॉल a करके। ठीक, आप जो भी अल्फ़ाबेट लेना चाहो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। 3 बाई 3 का आपने एक मैट्रिक्स लेनी है।
तो इसके बाद आपसे कहा है देन वेरीफाई एक ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट के बराबर होते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टी सीखा था उससे हिसाब से ये आपने प्रूफ कर देनी है वेरीफाई करके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनी बात है डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए एक ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, A11 A12 A13 इसको कॉलम को रो और रो को कॉलम बना दूंगा, ठीक। तो A23 आएंगे, यहाँ आएंगे आपके पास A31 A32 A33 और इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेनी है, ठीक। तो एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैं यहाँ से ही करता हूँ। तो ये आएंगे आपके पास, करेंगे क्या, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है कि आपने ये जो A11 है इसको आपने लिखना था जो कि हमने सीखा है, ठीक। इसके बाद बाकी जो A11 है उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर बनाने थे उसके लिए आपने इसको छोड़ के इसका आपने क्या करना था, डिटर्मिनेंट लेने थे, है ना। तो उसके लिए आपने ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, -1 की पावर करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। 1 के लिए यकीनी बात है पावर में 2 आएंगे तो इवन होंगे, 2 के लिए ओड आएंगे तो यकीनी बात है माइनस में आएंगे, 3 के लिए इवन होंगे तो दोबारा प्लस में आएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये प्लस में आएंगे, ये माइनस में, और इसका जो है प्लस में आएंगे, समझ गए। इसी तरह से आप डायरेक्टली सोल्व भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए एक के साथ यकीनन पहले के साथ प्लस जो कि हम देख चुके हैं, अगला एक के साथ माइनस, फिर प्लस, इसके बाद आगे इसी तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या आएंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो A22 होंगे, A32 होंगे, A23 और A33 होंगे। इसका आपने डिटर्मिनेंट लेनी है। तो जो A11 जो पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचेंगे उसका आपने डिटर्मिनेंट लेने हैं, ठीक। इसके बाद अगला इसकी यकीनन हम R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो -A21 होंगे और यहाँ -1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में आएंगे जो कि हमने यहाँ माइनस यूज़ किया है, समझ गए। अब ये दूसरा कॉलम और पहला रो होंगे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनी बात है इसको छोड़ के बाकी ये जो 4 है इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो ये आएंगे 32 A133 A33, समझ गए। अब इसके बाद प्लस A31 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं इसको और इसको छोड़ के बाकी इनका डिटर्मिनेंट लूँगा। तो A12 A22 और इसके बाद A13 A23 होंगे, समझ गए। तो इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है जो कि आप कर सकते हो, मैं जल्दी से करता हूँ इसको। तो इसके लिए आएंगे A22 ज़रब A33 और माइनस होंगे A32 मल्टीप्लाई बाय A23 और इसको मैं क्लोज करके A21 लिखूंगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो A12 A33 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो A13 होंगे। अब इसको भी अगर मैं मज़ीद प्लस A131 को सोल्व कर दूं तो A12 A23 और इसको इसके साथ माइनस करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे A13, ठीक। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी इजीली कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो आएंगे वो आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं A22 A33। इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं A11 A32 A23 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस को भी आपने साथ रख के 21 A12 A33 होंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस A21 A32 A13 होंगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो A31 A12 और A23 होंगे। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो A31 A माइनस आएंगे, ठीक, प्लस माइनस, तो A22 A13 होंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपने क्या करना है, इसमें से अगर कोई सेम हो तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे यकीनन, अगर नहीं हो तो इसे को ही ऐसे रहने देंगे, ठीक।
तो इसमें कोई ऐसा नंबर जो सेम नहीं है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब राइट हैंड साइड को भी इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं, जो कि ज़्यादा इजी होंगे, क्योंकि अब इस टाइम हमें ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं होंगी, ठीक। तो इसके लिए मैं अगर जल्दी से करूँ तो एक आपने क्या करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था। तो एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप रो 1 को एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद A11 A21 A31 को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। तो पहले के साथ प्लस आएंगे, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, ये आपने याद रखना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यकीनन A22 A32 A23 और A33 होंगे। अब इसको क्या करना था, रो और कॉलम को छोड़ के इसका आपने निकालना था। इसके बाद माइनस A21, ये इसकी बारी है, तो इसको और इसको छोड़ के मैं अगर लिखूं तो क्या आएंगे यहाँ A12 A32 और A13 और A33 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट भी इसी तरह से ही लिखेंगे, तो प्लस आएंगे A31 के साथ। और इसको मैं अगर लिखूं तो A11, बल्कि इसको नीचे लिखते हैं, ठीक। तो A+A31 होंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 31 को, और इसको छोड़ के बाकी 1 2 और A22 और A13 और A23 में लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो जल्दी से करते हैं। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यकीनन ये होंगे। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस लिखेंगे। लिखने के बाद अगर आप चाहो तो इसे ही रख के इसको भी, जो पहले हमने स्टेप किया था वो भी करके भी आप डायरेक्ट रख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो इसमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर दे रहे हैं। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये है आपके पास राइट हैंड साइड। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये इसके बराबर आ रहे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, समझ गए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ हिंस वेरीफाइड करके, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे। लिखने के बाद आप कहेंगे कि एक ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा एक डिटर्मिनेंट के बराबर ही होते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।